Welcome to Simplified UPSC by PPP, where we listen, learn, and grow together. Detailed lecture notes in English and Hindi, plus practice questions for prelims and mains, only on our Telegram channel. Link in description. Like and subscribe for more. सिंप्लीफाइड यूपीएससी बाय पीपीपी चैनल पर आपका स्वागत है। ये ऑडियो खास तौर पर यूपीएससी की तैयारी करने वाले एस्पिरेंट्स के लिए बनाया गया है। अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करने के लिए पेड मेंबरशिप ज्वाइन करने के बारे में सोचें। आपका छोटा सा कंट्रीब्यूशन हमें आपके लिए ऐसा ही हाई क्वालिटी कंटेंट लाते रहने की एनर्जी देता है। आज का हमारा विषय पर्यावरण और पारिस्थितिकी के सबसे ज़रूरी टॉपिक्स में से एक है, जलवायु परिवर्तन को कम करने की रणनीतियाँ यानी मिटिगेशन स्ट्रैटेजीज। ये टॉपिक शंकर आईएएस की किताब के चैप्टर 21 पर आधारित है, लेकिन हम इसे सिर्फ पढ़ने वाले नहीं हैं, हम इसे एक अलग नज़रिए से देखेंगे। सोचिए कि जलवायु परिवर्तन से लड़ाई एक मल्टी फ्रंट वॉर है, एक ऐसी जंग जो कई मोर्चों पर लड़ी जा रही है। आज हम भारत के 4 सबसे बड़े हथियारों की पड़ताल करेंगे, इसकी सरकारी नीतियां, इसके खेत, इसके जंगल और इसकी अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति। हम देखेंगे कि कौन सा हथियार कितना कारगर है और यूपीएससी इन पर कैसे सवाल पूछता है। ठीक है, तो चलिए इसे खोलते हैं। बिल्कुल सही फ्रेम किया। ऐसे मिटिगेशन स्ट्रैटेजीज का मतलब सिर्फ ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन कम करना ही नहीं है, बल्कि जो गैसें पहले से हवा में हैं उन्हें सोखना भी है। और जैसा आपने कहा, असली कहानी इन रणनीतियों के पीछे की सोच, उनके फायदों और चुनौतियों में छिपी है। ये सिर्फ कागजी नीतियां नहीं है, ये जमीन पर लड़ी जा रही लड़ाई के टैक्टिकल मूव्स हैं। तो चलिए एक एक करके इन चारों मोर्चों का जायजा लेते हैं और PYQ से जोड़कर देखते हैं कि कमीशन की नजर कहां पर है। तो पहला मोर्चा है हमारी राष्ट्रीय नीतियां, और इसका सबसे बड़ा हथियार है नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज यानी NAPC। ये एक तरह का अम्ब्रेला प्रोग्राम है जिसके अंदर 8 अलग अलग मिशन काम करते हैं। इनमें से एक है राष्ट्रीय सौर मिशन। इसका लक्ष्य तो बहुत एम्बिशियस लगता है, 2022 तक 100 गीगावाट सौर ऊर्जा का टारगेट। लेकिन मेरा सवाल ये है कि सोलर एनर्जी सुनने में तो बहुत अच्छी लगती है, पर इसकी असलियत क्या है? मतलब जब सूरज नहीं चमक रहा तब क्या? क्या हमारा ग्रिड इसके लिए तैयार है? बहुत बढ़िया सवाल है, क्योंकि यहीं पर असली चुनौती छुपी है। देखिए, 100 गीगावाट का लक्ष्य सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट है कि भारत फॉसिल फ्यूल्स पर अपनी डिपेंडेंसी कम करने के लिए कितना सीरियस है। और पोटेंशियल तो जबरदस्त है। भारत की जमीन पर एक साल में करीब 5000 ट्रिलियन किलोवाट घंटे की सौर ऊर्जा पड़ती है। ये हमारी जरूरत से कई गुना ज्यादा है। लेकिन आपकी बात बिल्कुल सही है, इसे कहते हैं इंटरमिटेंसी की समस्या। इसका समाधान है एनर्जी स्टोरेज, जैसे बड़ी बड़ी बैटरीज और एक स्मार्ट ग्रिड जो डिमांड और सप्लाई को रियल टाइम में मैनेज कर सके। सरकार अब इन चीजों पर भी फोकस कर रही है। तो मिशन सिर्फ पैनल लगाने का नहीं, बल्कि पूरे इकोसिस्टम को तैयार करने का है। समझ गई, मतलब सिर्फ बिजली बनाना नहीं, उसे संभालना भी उतना ही जरूरी है। अच्छा, इसी से जुड़ा एक और ख्याल आता है। हम हमेशा नई क्लीन एनर्जी बनाने की बात करते हैं, लेकिन जो बिजली हम पहले से बना रहे हैं उसे बचाने के बारे में क्या? मुझे हमेशा लगता है कि जो बिजली हम बर्बाद कर देते हैं उसे बचाना ज्यादा आसान और सस्ता होना चाहिए। इस बारे में हमारा राष्ट्रीय संवर्धित ऊर्जा दक्षता मिशन यानी NMEEE क्या करता है? ये तो आपने नब्ज पकड़ ली। एनर्जी एफिशिएंसी को अक्सर पहला ईंधन कहा जाता है। अच्छा जी, क्योंकि 1 यूनिट ऊर्जा बचाना 1 यूनिट नई ऊर्जा बनाने से हमेशा बेहतर होता है। और NMME इसी फिलॉसफी पर काम करता है। इसकी सबसे कामयाब योजनाओं में से एक है परफॉर्म, अचीव एंड ट्रेड यानी PAT स्कीम। हाँ, मैंने इसके बारे में पढ़ा है, पर ये काम कैसे करती है इसे लेकर थोड़ी कंफ्यूजन है। इसे आसान बनाते हैं। PAT स्कीम की असली खूबसूरती ये नहीं है कि ये ऊर्जा बचाती है, बल्कि ये है कि इसने ऊर्जा की बचत को एक बिकने वाली चीज, एक ट्रेडेबल कमोडिटी बना दिया। एक कमोडिटी। हाँ, सोचिए, सरकार बड़े उद्योगों जैसे स्टील, सीमेंट, पावर प्लांट्स को कहती है कि आपको एक तय मात्रा में ऊर्जा बचानी होगी। हाँ। अब जो इंडस्ट्री अपने टारगेट से ज्यादा ऊर्जा बचा लेती है उसे एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट मिलते हैं। और जो इंडस्ट्री अपना टारगेट पूरा नहीं कर पाती उसे बाजार से ये सर्टिफिकेट खरीदने पड़ते हैं। ओके। इसने एक तरह से प्रदूषण कम करने का एक बाजार बना दिया।
जिसने इंडस्ट्रीज को सिर्फ मैन्युफैक्चरर की तरह नहीं बल्कि एक ट्रेडर की तरह सोचने पर मजबूर कर दिया। यही इसका असली इनोवेशन है। वाह, मतलब आपने एफिशिएंसी को मुनाफे से जोड़ दिया। ये तो शानदार है। बिल्कुल, और इसका असर हम सब ने अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में भी देखा है। याद है बचत लैंप योजना, जब CFLs आए थे और फिर LEDs आए। हाँ, बिल्कुल। जब LED स्कीम शुरू हुई तो लोग उसकी सफेद रोशनी की शिकायत करते थे। हाँ। आज आपको वो पुराने पीले बल्ब ढूंढने से भी नहीं मिलेंगे। ये दिखाता है कि सही नीति कैसे बहुत तेजी से बड़े पैमाने पर लोगों का व्यवहार बदल सकती है। सही बात है। तो ये था हमारा पहला मोर्चा, यानी सरकारी नीतियां। अब दूसरे मोर्चे पर चलते हैं, जो शायद उतना ग्लैमरस नहीं है लेकिन हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, कृषि। जब हम प्रदूषण की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में फैक्ट्री की चिमनी आती है, लेकिन हमारे खेत भी तो ग्रीनहाउस गैसों का एक बहुत बड़ा सोर्स है। तो इस जंग के मैदान में हम क्या कर रहे हैं? कृषि एक डबल एज्ड सोर्ड है। ये ग्रीनहाउस गैसों का स्रोत भी है और समाधान का एक अहम हिस्सा भी। दोनों। जी। स्रोत कैसे? खेतों में जो हम नाइट्रोजन वाले उर्वरक डालते हैं उससे नाइट्रस ऑक्साइड निकलती है, जो CO2 से लगभग 300 गुना ज्यादा शक्तिशाली ग्रीनहाउस गैस है। पशुपालन से अमोनिया और मीथेन निकलती है। और सबसे बड़ा विलन है धान की खेती, जहां पानी से भरे खेतों से भारी मात्रा में मीथेन निकलती है। मैंने धान की खेती के लिए एक नई तकनीक के बारे में पढ़ा है, सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन, यानी SRI। और इसके जो दावे हैं वो सुनने में किसी जादू की तरह लगते हैं। कहते हैं कि इससे मीथेन का उत्सर्जन कम होता है, पानी की बचत होती है, बीज कम लगता है और बिजली की खपत भी घटती है। ये सब एक साथ कैसे हो सकता है? इसमें कोई कैच तो नहीं है? आपका शक जायज है, क्योंकि ये सच में रेवोल्यूशनरी है। कोई कैच नहीं है, इसके पीछे सीधी साधी साइंस है। देखिए, पारंपरिक खेती में धान के खेतों को महीनों तक पानी में डुबो कर रखा जाता है। हाँ। इस बिना ऑक्सीजन वाले माहौल में मीथेन पैदा करने वाले बैक्टीरिया पनपते हैं। SRI इस पूरी प्रक्रिया को उलट देता है। इसमें खेतों को लगातार डुबोने के बजाय ऑल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग तकनीक अपनाई जाती है। अच्छा, ऑल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग। जी, मतलब खेत को कुछ दिन गीला रखा, फिर कुछ दिन सूखने दिया। जैसे ही खेत सूखता है, मीथेन बनाने वाले बैक्टीरिया काम करना बंद कर देते हैं। बस इतनी सी बात से मीथेन का उत्पादन 80 से 90% तक कम हो जाता है। कमाल है। और बाकी के फायदे, बीज और बिजली की बचत कैसे होती है? क्योंकि इसमें पौधों को दूर दूर लगाया जाता है, इसलिए पारंपरिक खेती के मुकाबले 80 से 90% कम बीज लगता है। अच्छा। और जब खेत में हर समय पानी भरकर नहीं रखना, तो पानी पंप करने में लगने वाली बिजली भी बचती है। तो ये एक तीर से कई शिकार करने जैसा है। पानी की कमी, बिजली की खपत, किसानों की लागत और ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन, सब समस्याओं का एक साथ समाधान। और जाहिर है UPSC की नज़र इस पर पड़नी ही थी। मुझे याद है 2022 के प्रीलिम्स में सीधा सवाल था कि सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन के क्या परिणाम होते हैं, और विकल्प थे 1. बीज की कम आवश्यकता, 2. मीथेन उत्पादन में कमी और 3. बिजली की खपत में कमी। और जैसा हमने अभी डिस्कस किया, ये तीनों ही सही हैं। ये दिखाता है कि आयोग रटी रटाई चीज़ों से आगे बढ़कर ऐसे प्रैक्टिकल गेम चेंजिंग सॉल्यूशंस पर सवाल पूछ रहा है। बिल्कुल, आयोग देखना चाहता है कि आप जमीनी हकीकत से कितने वाकिफ हैं। ठीक है, तो हमने नए उत्सर्जन को कम करने की बात कर ली, लेकिन उस कार्बन डाइऑक्साइड का क्या, जो खरबों टन की मात्रा में पहले से ही हमारे वायुमंडल में तैर रही है? क्या उसे वापस खींचकर कहीं बंद करने का कोई तरीका है? यहीं पर तीसरा मोर्चा खुलता है हमारे प्राकृतिक सहयोगी यानी कार्बन सिंक। मैंने कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन के बारे में सुना है। क्या इसका मतलब यही है कि हम कार्बन को पकड़कर कहीं दफना दें? हाँ, मोटे तौर पर यही मतलब है। कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन का मतलब है CO2 को हवा से पकड़कर लंबे समय के लिए स्टोर करना। इसका एक तरीका तो वही है जो आप कह रही हैं, जियोलॉजिकल सीक्वेस्ट्रेशन। इसमें हम पावर प्लांट्स या बड़ी फैक्ट्रियों से निकलने वाली CO2 को पकड़ते हैं और उसे पाइपलाइन के जरिए ले जाकर जमीन के बहुत नीचे गहरी चट्टानों में इंजेक्ट कर देते हैं। ये सुनने में जितना आसान लगता है उतना ही डरावना भी। हम CO2 को जमीन के नीचे पंप कर रहे हैं। क्या ये हमेशा के लिए वहीं बंद रहेगी? क्या होगा अगर वो लीक हो गई या किसी भूकंप की वजह से अचानक बाहर आ गई? क्या ये एक परमानेंट समाधान है या बस हम अपनी समस्या को कालीन के नीचे छुपा रहे हैं? ये बहुत वैलिड कंसर्न्स हैं और इसीलिए ये टेक्नोलॉजी अभी भी बहुत महंगी और विवादित है।
लीक होने का खतरा बिल्कुल है, इसीलिए जगह का चुनाव बहुत सावधानी से किया जाता है। ऐसी जगह चुनी जाती हैं जो भूवैज्ञानिक रूप से स्थिर हों, जैसे छोड़ी जा चुकी कोयला खदानें, तेल और गैस के खत्म हो चुके भंडार, अच्छा। या जमीन के बहुत नीचे मौजूद खारे पानी की झीलें, डीप सेलाइन फॉर्मेशंस। इन चट्टानों की बनावट ऐसी होती है कि वो हजारों सालों तक गैस को फंसाए रख सकती हैं। लेकिन हाँ, ये कोई मैजिक बुलेट नहीं है और इसकी अपनी सीमाएं और खतरे हैं। तो इसका कोई प्राकृतिक ज्यादा सुरक्षित तरीका भी है? बिल्कुल, और वही हमारा दूसरा और ज्यादा भरोसेमंद तरीका है, टेरेस्ट्रियल सीक्वेस्ट्रेशन। इसमें हम अपने प्राकृतिक सहयोगियों यानी जंगलों और मिट्टी की मदद लेते हैं। पेड़ पौधे फोटोसिंथेसिस के जरिए स्वाभाविक रूप से हवा से CO2 सोखते हैं और उसे अपने तने, पत्तियों और जड़ों में जमा कर लेते हैं। इसलिए वनीकरण यानी एफोरेस्टेशन और पुनर्वनीकरण रिफॉरेस्टेशन कार्बन को हटाने के सबसे असरदार तरीकों में से हैं। मैंने ब्लू कार्बन के बारे में भी काफी सुना है। क्या ये हमारे जमीनी जंगलों से भी ज्यादा शक्तिशाली है? हाँ, कई मामलों में। ब्लू कार्बन इकोसिस्टम यानी मैंग्रोव, समुद्री घास के मैदान, सी ग्रास मेडोज और नमक के दलदल सॉल्ट मार्शेस, ये कार्बन सोखने के सुपर हीरो हैं। सुपर हीरो जी। ये अपने एरिया के हिसाब से जमीनी जंगलों की तुलना में कई गुना ज्यादा कार्बन अपनी मिट्टी में जमा कर सकते हैं और उसे हजारों सालों तक स्टोर करके रखते हैं। इसलिए भारत के तटीय इलाकों में मैंग्रोव को बचाना और बढ़ाना एक बहुत बड़ी मिटिगेशन स्ट्रैटेजी है। और यूपीएससी ने यहां भी अपना झंडा गाड़ दिया। 2017 में एक सवाल आया था कि कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन के लिए संभावित स्थल कौन-कौन से हो सकते हैं। विकल्प थे परित्यक्त और गैर आर्थिक कोयला संस्तर, समाप्त तेल और गैस भंडार और भूमिगत गहरी लवणीय संरचनाएं। और हमारी चर्चा के आधार पर ये तीनों ही सही जवाब हैं। ऐसा लगता है कि यूपीएससी चाहता है कि हमें वो पते मालूम हो जहां हम कार्बन को दफना सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। वो जानना चाहते हैं कि आप थ्योरी के साथ साथ उसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशन को भी समझते हैं या नहीं। और अब आते हैं अपने चौथे और आखिरी मोर्चे पर, अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति की मेज। जलवायु परिवर्तन एक ग्लोबल समस्या है, तो जाहिर है भारत इसे अकेले नहीं सुलझा सकता। यहाँ पर क्योटो प्रोटोकॉल और कार्बन क्रेडिट जैसी चीजें सुनने में आती हैं। ये कार्बन क्रेडिट का खेल आखिर है क्या? ये किसी फाइनेंशियल गेम जैसा लगता है? आपका अंदाजा सही है, इसमें फाइनेंस का बड़ा रोल है। क्योटो प्रोटोकॉल के तहत एक बहुत दिलचस्प मैकेनिज्म बनाया गया था, जिसे कहते हैं स्वच्छ विकास तंत्र या क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म, CDM। अच्छा, इसे जरा आसान भाषा में समझाइए। मान लीजिए मुझे समझाना हो तो मैं कैसे कहूंगी? तो क्या मैं इसे ऐसे समझ सकती हूँ कि मान लीजिए मैं एक अमीर देश हूँ और मुझे अपना प्रदूषण 10 यूनिट कम करना है। मेरे देश में ऐसा करने का खर्च बहुत ज्यादा है, तो मैं क्या करती हूँ, मैं भारत जैसे किसी विकासशील देश में जाती हूँ और वहाँ एक सोलर पावर प्लांट लगाने के लिए पैसा दे देती हूँ। उस प्लांट से वहाँ का 10 यूनिट प्रदूषण कम हो जाता है, तो दुनिया का कुल प्रदूषण तो कम हो गया और मैंने उस अच्छे काम का क्रेडिट लेकर अपना टारगेट पूरा कर लिया। क्या ये सही एनालॉजी है? ये बिल्कुल परफेक्ट एनालॉजी है, आपने एकदम सही समझा। विकसित देश को इस निवेश के बदले कार्बन क्रेडिट मिलते हैं, जिन्हें सर्टिफाइड एमिशन रिडक्शन CERS कहते हैं। एक क्रेडिट का मतलब होता है 1 टन CO2 का उत्सर्जन कम करना। तो विकासशील देश को क्लीन टेक्नोलॉजी और पैसा मिलता है और विकसित देश कम लागत में अपना अंतर्राष्ट्रीय वादा पूरा कर लेता है। सुनने में तो ये एक विन विन सिचुएशन लगती है, लेकिन क्या इससे ग्रीन वॉशिंग का एक तरीका भी नहीं कहा जा सकता? मतलब अमीर देश असल में अपने यहाँ लाइफस्टाइल में मुश्किल बदलाव करने के बजाय बस विकासशील देशों में कुछ प्रोजेक्ट्स को फंड करके अपनी जिम्मेदारी से बच रहे हैं। ये CDM की सबसे बड़ी आलोचनाओं में से एक है और इसमें काफी सच्चाई भी है। कई बार ऐसा हुआ है कि उन प्रोजेक्ट्स को भी क्रेडिट दे दिए गए जो शायद वैसे भी बन जाते। अच्छा। लेकिन दूसरी तरफ इसने कई विकासशील देशों में रिन्यूएबल एनर्जी की पहली लहर लाने में बहुत मदद की। तो इसके फायदे और नुकसान दोनों हैं। और इन सब कामों के लिए खासकर विकासशील देशों में पैसा कहाँ से आता है? मैंने ग्रीन क्लाइमेट फंड यानी GCF का नाम सुना है। हाँ, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का दूसरा बड़ा पहलू है फाइनेंस। ग्रीन क्लाइमेट फंड की स्थापना इसी मकसद से की गई थी। ये UNFCCC का और अब पेरिस समझौते का सबसे बड़ा फाइनेंशियल टूल है। इसका काम है विकासशील देशों को पैसा देना 2 खास कामों के लिए। पहला, उत्सर्जन कम करने यानी मिटिगेशन के लिए, जैसे सोलर प्लांट लगाना। और दूसरा, जो बहुत जरूरी है,
जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के अनुकूल ढलने यानी अडेप्टेशन के लिए। एडेप्टेशन। जी, जैसे बाढ़ से बचने के लिए तटबंध बनाना या सूखारोधी फसलें विकसित करना। और ये सीधे तौर पर 2015 के एक PYQ से जुड़ता है, जिसमें GCF के बारे में एक स्टेटमेंट थी कि यह विकासशील देशों को अडेप्टेशन और मिटिगेशन में सहायता करने के इरादे से है, और ये बिल्कुल सही है। हाँ, GCF और CDM जैसे तंत्र दिखाते हैं कि जलवायु कार्रवाई के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और वित्त कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है। बिना ग्लोबल टीम वर्क के ये जंग जीती नहीं जा सकती। तो आज की चर्चा का सार ये है कि जलवायु परिवर्तन से लड़ाई एक बहुमोर्चे वाली जंग है। पहला मोर्चा है NAPCC जैसी राष्ट्रीय नीतियां, जो हमारे उद्योगों को बदल रही हैं। दूसरा मोर्चा है हमारे खेत, जहां SRI जैसी तकनीकें चुपचाप एक क्रांति ला रही हैं। तीसरा मोर्चा है हमारे जंगल और समुद्र, जो हमारे सबसे बड़े प्राकृतिक सहयोगी हैं। और चौथा मोर्चा है अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति, जो इस ग्लोबल लड़ाई के लिए नियम और पैसा जुटाती है। तो एक एस्पिरेंट के लिए इसका निचोड़ क्या है? इसका निचोड़ ये है कि अब सिर्फ योजनाओं के नाम रटने से काम नहीं चलेगा। आपको हर रणनीति के पीछे का मैकेनिज्म समझना होगा। PAT स्कीम ऊर्जा की बचत का बाजार कैसे बनाती है? SRI एक साथ 3-4 समस्याओं का समाधान कैसे करती है? कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन के असली खतरे क्या हैं? CDM को लेकर क्या विवाद हैं? PYQs हमें बार बार दिखा रहे हैं कि कमीशन अब क्या से ज्यादा कैसे और क्यों में इंटरेस्टेड है। वो आपकी एनालिटिकल एबिलिटी टेस्ट कर रहा है। और अब एक विचारणीय प्रश्न छोड़ जाते हैं। हमने मिटिगेशन की इन 4 रणनीतियों पर तो चर्चा कर ली, लेकिन एक बड़ा सवाल यह है कि भारत अपनी तीव्र विकास की जरूरतों, जहां करोड़ों लोगों को गरीबी से बाहर निकालना है, और इन महत्वाकांक्षी जलवायु लक्ष्यों के बीच संतुलन कैसे बना सकता है, खासकर जब इस ग्रीन ट्रांजिशन के लिए भारी भरकम फाइनेंस की जरूरत हो। आज की इस चर्चा में शामिल होने के लिए धन्यवाद। ये कंटेंट सिंप्लीफाइड UPSC बाय PPP की ओर से था। ऐसे ही और जानकारी पूर्ण ऑडियो के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और पेड मेंबरशिप के माध्यम से हमें अपना समर्थन दें। Thanks for watching. Follow us on Telegram and Instagram. Don't forget to like, share, and subscribe.